क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 4 का वीडियो नंबर 3। हेलो दोस्तों, आज हमें पढ़ना है कक्षा 11 का रसायन विज्ञान अध्याय 4 का वीडियो नंबर 3। इसके पहले हमने 2 वीडियो पढ़ा रखी है, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में और प्रोटॉन की खोज के बारे में पढ़ाया है। तो 2 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे दोस्तों। तो वहाँ से आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा, तभी इस वीडियो को यानी वीडियो नंबर 3 को देखिएगा, ताकि आप लोगों को और बेहतर समझ में आए। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रॉन की खोज। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है। जब रदरफोर्ड ने प्रयोग किया तो उन्होंने पाया कि एक उदासीन कण है, जिसे उन्होंने न्यूट्रॉन नाम दिया। ठीक है, तो इसको हम बहुत विशेष से इसको चलिए लिखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये न्यूट्रॉन है क्या। तो लिखेंगे, रदरफोर्ड ने पाया कि रदरफोर्ड ने पाया कि किसी परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के कुल योग से लिखे यहाँ पे, कुल योग से कुछ अधिक होता है। रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन के बारे में क्या बताया कि उसमें जो उपस्थित परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान, उसमें उपस्थित क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो कुल द्रव्यमान का योग है वह कुछ अधिक होता है। बाद में एक और वैज्ञानिक थे, जेम्स चैडविक ने हल्के तत्वों जैसे क्या हो गया आपका, लिथियम, बेरिलियम आदि पर जब अल्फा कणों की बौछार की जिससे उन्हें ठीक है, देखिए, जब जेम्स चैडविक ने हल्के तत्वों की बौछार की, हल्के तत्वों पर अल्फा कणों की जब बौछार की, तो उन्होंने क्या देखा कि जिससे उन्हें उदासीन कण प्राप्त हुए। ठीक है, इन उदासीन कणों को न्यूट्रॉन क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन। अच्छा, इसको देखिए, प्रदर्शित करते हैं इससे 0n1। ठीक है, क्योंकि ये उदासीन है, न्यूट्रॉन कहा गया। इसे एक रिएक्शन देख लेते हैं ताकि आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाए।
ठीक है। रिएक्शन हमारा क्या है, 4Be9 प्लस 2He4 एरो जो उन्होंने जब यह प्रयोग किया, अल्फा कणों की बौछार की, तो उन्होंने देखा कि कार्बन प्राप्त हुआ और उन्हें न्यूट्रॉनिक अलग तत्व और प्राप्त हुआ, न्यूट्रॉन। इसी को क्या बोला गया, न्यूट्रॉन बोला गया। ठीक है। चलिए नोट में एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर, न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर, परमाणु यानी अर्थात नाभिक, नाभिक में अस्थायी होता है। नाभिक में क्या होता है, अस्थायी होता है, परंतु इसके बाहर, परंतु इसके मतलब परमाणु के बाहर, तो परमाणु के बाहर इसका जीवन काल परंतु इसका जीवन काल परमाणु के बाहर केवल 17 मिनट का होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, 1 नंबर में पूछ सकता है कि न्यूट्रॉन का जीवन काल कितने, बाहर परमाणु के कितने मिनट का होता है, तो आपका ऑप्शन होगा 17 मिनट। 17 मिनट होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों न्यूट्रॉन के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए। हम अब अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, थॉम्सन का परमाणु मॉडल। अच्छा, हम थॉम्सन के परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहते हैं, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक है थॉम्सन का परमाणु मॉडल। हम थॉम्सन के परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहते हैं। अच्छा, क्यों तरबूज मॉडल कहते हैं, इसके बारे में हम विशेष जान लेते हैं कि जैसे यह हमारा एक तरबूज, आधा तरबूज या तरबूज के आकार का एक हो गया। ठीक है, हम काफ़ी अच्छे से नहीं बना रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा इसको। यह कटा हुआ भाग हो गया तरबूज का। तो ये देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसमें प्लस माइनस होते हैं। ठीक है, थॉम्सन ने क्या बताया कि जैसे हम पढ़ते हैं इसके बारे में, आगे और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया चित्र कि तरबूज मॉडल होता क्या है। देखिए थॉम्सन के अनुसार परमाणु एक गोलाकार विद्युत उदासीन कण होता है। विद्युत उदासीन कण होता है। ठीक है, विद्युत उदासीन कण होता है। इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर धनावेशित भाग समान रूप से वितरित होता है। समान रूप से वितरित होता है। इस धनावेशित भाग में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस प्रकार उपस्थित होते हैं। इस प्रकार उपस्थित
होते हैं, जैसे तरबूज के खाए जाने वाले तरबूज के खाए जाने वाले लाल भाग में काले रंग के बीज होते हैं। यानी जो माइनस हो क्या होता है, काले रंग का बीज है और लाल भाग में धंसा हुआ होता है, इसलिए उसे तरबूज मॉडल बोला गया था। ठीक है, ये तो था थॉमसन मॉडल। अब थॉमसन मॉडल की सीमाएं लिख लेते हैं कुछ। देखिए हमारा है थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं, तो इसको हम दिखवा नहीं रहे हैं, आप लोगों को दिखवा दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा आराम से दोस्तों। तो इस मॉडल की प्रमुख सीमाएं निम्न हैं। यह मॉडल परमाणु की उदासीनता की व्याख्या करने में सफल रहा कि न्यूट्रॉन उदासीन है, यह बताने में क्या रहा, वह सफल रहा। परंतु अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या सफलतापूर्वक नहीं कर सका। लेकिन उन्होंने क्या किया, अल्फा कणों का प्रकीर्णन वह नहीं कर सका। अब थॉमसन की दूसरी कमियां क्या थीं? इसके अतिरिक्त यह हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं कर सका। ठीक है, बेरिलियम का क्या, लिथियम का क्या, लेकिन हाइड्रोजन की व्याख्या नहीं कर सका। इसलिए थॉमसन परमाणु मॉडल को निरस्त कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। बस यही कमियां थी आपकी। ठीक है, तो हमारा चलिए अब अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। हमारा अगला टॉपिक होगा रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो रदरफोर्ड ने देखिए प्रयोग क्या किया था, उसको आप लोग ध्यान समझ लीजिए। रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली पन्नी ली, ध्यान से देखिएगा इसको। रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक सोने की पतली पन्नी ली, ठीक है, और उसके बीच में एक नाभिक लिया। सोने की पतली पन्नी पर जब उन्होंने अल्फा कणों की बौछार की तो उन्होंने क्या पाया, क्या देखा कि क्या हो रहा है। उन्होंने देखा कि कुछ किरणें तो सीधी निकल जा रही हैं, कुछ किरणें पन्नी से सीधी निकल जा रही हैं। ठीक है, उन्होंने देखा कि कुछ किरणें पन्नी से सीधी निकल जा रही हैं और उन्होंने देखा कि कुछ किरणें विक्षेपित हो जा रही हैं। कुछ किरणें क्या हो रही हैं, अपने मार्ग से विक्षेपित हो जा रही हैं। और फिर उन्होंने देखा कि बहुत ही कम किरणें अपने मार्ग पर जा रही हैं और वापस आ भी रही हैं। तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, इसको हम बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। लिख लेते हैं। रदरफोर्ड ने जब सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की क्या की, बौछार, अल्फा कणों की बौछार की, तो उन्होंने देखा कि अब उन्होंने क्या क्या देखा, हम लिख लेते हैं नंबर 1 2 करके। उन्होंने पहला क्या पाया कि अधिकतर अल्फा कण पन्ने के आर पार पन्ने के आर पार सीधे निकल जाते हैं, पहला तो उन्होंने यही पाया।
देखिए सीधे निकल जा रहे हैं कि अधिकतर अल्फा कण क्या हो रहे हैं, पन्ने के आर पार सीधे निकल जाते हैं। उन्होंने दूसरा टॉपिक क्या बताया कि कुछ मार्ग, देखिए क्या बताया उन्होंने, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण तो सीधे निकल जाते हैं पन्ने को आर पार करके, और कुछ अल्फा क्या होते हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। तो फिर उन्होंने जब तीसरे टॉपिक में क्या पाया कि बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस लौट आते हैं। अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस लौट आते हैं। क्यों वापस लौट आते हैं? तो उन्होंने जब देखा कि जो अल्फा कण नाभिक से टकरा रहा है वह वापस चला आता है, इसका मतलब नाभिक बहुत ही ठोस कण है। ठीक है, उन्होंने यही पाया कि नाभिक क्या है, बहुत ही ठोस कण है। तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि अब देखिए क्या क्या निष्कर्ष निकाला उन्होंने पहला निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। खोखला है तभी जो हमारे क्या है, अल्फा कण आर पार चले जाते हैं, विक्षेपित हो जा रहे हैं। उन्होंने एक और निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या लगभग लगभग 10⁻⁻15 मीटर होती है। ठीक है, उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला था। अब हमारा अगले टॉपिक पर मूव करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या होता है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। बस एक लाइन का डिफिनीशन है इसका, तो लिख लेते हैं इसको। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, यह आप लोग 9 में भी मिला होगा आप लोगों को पढ़ने के लिए, कभी कभी 8 में भी दे देता था इसको। तो परमाणु क्रमांक देखिए, इसका एक फार्मूला क्या होता है। परमाणु क्रमांक को हम Z से प्रदर्शित करते हैं। बताया कि परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। ठीक है, और कहीं कहीं उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर भी होता है, यह इलेक्ट्रॉन की संख्या के भी बराबर होता है। ये देखिए काम देगा, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। यानी परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर ये मान दे दे तो आपका Z का मान आराम से निकल जाता है। ठीक है।